अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है झारखंड की जलवायु। तो झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तथा यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके कारण झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ। झारखंड क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु किस प्रकार की हो गई? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का यहाँ विकास हुआ। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ये भूमध्य रेखा मान लीजिए है, तो इसके जो दोनों ओर उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होता है वही उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इसको हम लोग एक बार मैप से देखते हैं। मान लीजिए हमारा पृथ्वी हो गया और ये जो रेखा है वो विषुवत रेखा है या फिर भूमध्य रेखा? भूमध्य रेखा। इसके दोनों ओर 23.5 डिग्री के बीच वाला, तो एक उत्तर की ओर हो गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, और दक्षिण अक्षांश क्या हो गया? मकर रेखा 23.5 डिग्री पे। इसका जो बीच का इलाका क्षेत्र हो गया वो क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो और कटिबंधीय से हमारा तात्पर्य हो गया कि अक्षांशीय रेखा, ये अक्षांश रेखा हो गया और ये देशांतर रेखा हो गया। तो इनके जो कट से जो क्षेत्र बन रहा है दोनों के मिलन से, वो जो क्षेत्र होता है उसे ही कटिबंध कहते हैं। ये सब क्या हो गया? हमारा कटिबंध हो गया। तो हमारा जो झारखंड है, हमारा झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट से लेके कितना? 15 सेकंड के बीच है। तो ये क्षेत्र इधर ही पड़ता होगा, उत्तरी अक्षांश, जिसके कारण झारखंड का जो क्षेत्र हो गया वो किस में आ रहा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है। साथ ही यहाँ मानसूनी हवाओं का भी प्रभाव रहता है, जिसके कारण इसकी जलवायु किस प्रकार की हो गई? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। तो इस जलवायु की क्या विशेषता है? तो गर्मियों में यहाँ गर्मी प्लस यहाँ की जो हवा रहती है उसमें नमी रहती है, और सर्दियों में ठंडा रहता है और हवा जो है वो शुष्क रहता है। गर्मी में हवा में नमी इसलिए रहता है क्योंकि जो गर्मी के टाइम में सूर्य धरातल पर एकदम सीधा पड़ता है, जिसके कारण जल का वाष्पीकरण होता है और हवा में जल की बूंदें मिल जाती है, जिसके कारण हवा में आर्द्रता बनी रहती है। और ठंडी के मौसम में सूर्य की जो रोशनी है वो सीधा नहीं पड़ के थोड़ा तिरछा पड़ता है, जिसके कारण हवा में जल की बूंदें नहीं रहती है, जिसके कारण हवा शुष्क हो जाती है। अब देखते हैं मौसम और जलवायु में क्या अंतर है और क्या है। तो किसी भी स्थान का मौसम क्या है? तो उस स्थान के तापमान पे, आर्द्रता पे, पवन की दिशा पे, वायु दाब पे, वर्षा आदि के तत्कालिक प्रभाव को कहते हैं। तो मौसम किसको कहेंगे? तापमान का जो प्रभाव होगा, आर्द्रता का जो प्रभाव होगा, पवन की दिशा, वायु दाब, वर्षा, इनका जो तत्कालिक प्रभाव होगा शॉर्ट टर्म के लिए, उसको ही मौसम कहेंगे। जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के, मतलब एक लंबा समय के लिए यहाँ का तापमान किस प्रकार का है, यहाँ पवन की दिशा किस प्रकार की है, वायु दाब किस तरह रहता है, लगभग 30 वर्षों का जो औसत 30 वर्षों का औसत वायुमंडलीय दशा होती है, वही क्या कहलाती है? जलवायु। और जो मौसम है वो दिन प्रतिदिन की दशा है, या फिर दिन प्रतिदिन की जो तापमान है, वर्षा की गतिविधि है, वही सब मौसम कहलाता है। तो झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं कुछ, जो कि 5 है। 5 कारक क्या क्या है? तो पहला कारक अक्षांशीय स्थिति। झारखंड की अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार की है वो भी उसकी जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा समुद्र से निकटता, तीसरा ऊंचावच, चौथा पवन प्रभाव पट्टी, और पांचवा हो गया वानस्पतिक आवरण। तो एक एक करके सबको देखते हैं। अक्षांशीय स्थिति, हम लोग को पता है कि झारखंड का जो अक्षांशीय स्थिति है वो 21 डिग्री, इसको हम लोग इस प्रकार से याद किए थे, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से जो बीच का गैप था वो 4 डिग्री का था, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 डिग्री 58 था तो हम लोग किए थे कि 57 करके 19 किए थे मिनट, सॉरी यहाँ पे मिनट से, और कितना? 15 सेकंड, इसके बीच इसकी अक्षांशीय स्थिति है। और कर्क रेखा झारखंड के बीच से गुजरती है। और कर्क रेखा क्या है? कि झारखंड के बीच से होकर गुजरती है
और हम लोगों ने अभी देखा कि कर्क रेखा के और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में आता है। तो अतः यहाँ की जो जलवायु हो गई वो उष्णकटिबंधीय हो गई। लेकिन अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में जैसे कि पाट क्षेत्र हो गया, पाट क्षेत्र कर्क रेखा से ऊपर में आता है, और यहाँ जो कर्क रेखा से ऊपर की जो क्षेत्र होंगे वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव वहां देखा जाता है। और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का जो क्षेत्र है वो 23.5 डिग्री, यहाँ परसेंटेज नहीं होगा, 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता क्या है? तो यहाँ सर्दी अपेक्षाकृत ठंडी होती है और गर्मियां अपेक्षाकृत कम गर्म होती है। लेकिन हम लोगों ने देखा उष्ण कटिबंधीय में गर्मी में गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ठंडी पड़ती है। और यहाँ उपोष्ण में क्या है कि अपेक्षाकृत ज्यादा ठंड रहता है और गर्मी अपेक्षाकृत कम गर्म रहता है। अब है समुद्र से निकटता। दक्षिण पूर्वी भाग समुद्र के निकट है। ये जो दक्षिण पूर्वी भाग है ये समुद्र से निकट है, इस कारण धनबाद व सिंहभूम में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है। सिंहभूम का जो क्षेत्र है और धनबाद का जो क्षेत्र है वो समुद्र से ज्यादा निकट होने के कारण यहाँ के हवा में ज्यादा नमी पाई जाती है, क्योंकि जल का वाष्पीकरण हो जाता है और जो हवा में जल की बूंदें पाई जाती है जिसके कारण नमी ज्यादा रहती है। ऊंचावच, झारखंड की ऊंचावच स्थिति भी यहाँ के जलवायु को प्रभावित करती है। किस प्रकार से देखते हैं? तो झारखंड के पाट क्षेत्र से उत्तर पूर्व व दक्षिण भाग में ढाल है। पाट क्षेत्र से उत्तर पूर्व और दक्षिण तरफ क्या है? ढाल है। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली नम वायु उत्तर पश्चिम की और पठार के सोपानी सतहों के सहारे ऊपर उठती है। और बंगाल की खाड़ी से जो नम हवा चलती है वो उत्तर पश्चिम की ओर पठार के सोपानी सतहों से ऊपर उठती है और जल की मात्रा में वर्षा की मात्रा में वृद्धि करती है। परंतु उत्तर पश्चिम भाग जो कि पलामू क्षेत्र है कि निचली भूमि वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश में पड़ता है, जिससे यह क्षेत्र सूखा प्रभावित रहता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखते हैं जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं ये क्या होता है कि दो भागों में बंटते हैं, एक अरब सागर की शाखा की ओर जाते हैं और एक बंगाल खाड़ी की शाखा की ओर। तो जो बंगाल खाड़ी की शाखा है वो हमारे झारखंड में प्रवेश करती है और क्या करती है कि ये इस क्षेत्र में वर्षा कराती है। और जैसे ही ये पाट क्षेत्र के पास पहुंचती है, ऊंचाई अधिक होने के कारण सारा वर्षा यहीं हो जाता है और ये जो क्षेत्र है हमारा वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। मतलब इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो पलामू का क्षेत्र है वो सूखा प्रभावित रहता है। फिर चौथा है पवन प्रवाह पट्टी। जून से अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती है और इसी समय अरब सागर की शाखा की हवाएं जो है झारखंड के पश्चिम भाग में वर्षा कराती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा है वो क्या करती है? दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती है और वहां वर्षा कराती है, जबकि अरब सागर की शाखाएं पश्चिम की ओर झारखंड में वर्षा कराती है। मतलब अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड में वर्षा कराने के लिए इसमें दोनों शाखाएं मतलब मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है, लेकिन ऑप्शन में अगर केवल अलग अलग है तो बंगाल की खाड़ी की शाखा को ही चुनना है। फिर है वानस्पतिक आवरण। झारखंड के सघन वन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आसपास नम वातावरण को जन्म देते हैं। और वानस्पतिक आवरण क्या है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नम वातावरण को जन्म दे देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्म ऋतु में यहाँ हल्की अस्थिर वर्षा होती है। और वही वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है कि पानी बाद में बरस जाता है गर्मी के मौसम में। अब है झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश और कहीं मिलेगा जलवायु प्रदेश, तो दोनों में कुछ अंतर है, तो देखते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश को मतलब तापमान, मिट्टी के प्रकार, वर्षा और फसल की उपयुक्तता के आधार पर उसको बांटा जाता है। और जो वही हमारा हो गया
और जलवायु प्रदेश जो हो गया उस क्षेत्र की विशेष वर्षा, मौसम और सामान्य तापमान पर निर्भर करता है। तो इसमें कृषि यहाँ पे किस प्रकार की फसल उगाई जाती है उस पर निर्भर करता है, इसलिए उसे कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है। तो भारत का कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ होगा झारखंड राज्य। झारखंड राज्य, जो झारखंड है वो हमारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेश के 7 के अंतर्गत आता है। कृषि जलवायु प्रदेश 7, ये याद रखना है, 7 के अंतर्गत पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। NIDM क्या है? तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका हिंदी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, जो कि नई दिल्ली में है। और इसके अनुसार 3 कृषि जलवायु प्रदेश है झारखंड में, और इसका गठन जो है 2005 में किया गया था। और अयोध्या प्रसाद के अनुसार 7 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। NIDM के अनुसार 3 कृषि जलवायु प्रदेश है, और अयोध्या प्रसाद देखिए इसका नाम में भी 7 वर्ड है, और किसने कितने भागों में बांटा है? तो 7 कृषि जलवायु प्रदेश में। तो झारखंड की जलवायु NIDM के अनुसार देखते हैं सबसे पहले, तो ये 3 कृषि जलवायु प्रदेश है इसके अनुसार। पहला जो है वो मध्य व उत्तर पूर्वी पठार है, दूसरा जो है वो पश्चिमी पठार है, और तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठार। तो इसको हम लोग मैप के जरिए एक बार देखते हैं, ज्यादा समझ। तो क्या है कि जो मध्य और उत्तर, उसको हम लोग इस प्रकार देखते हैं मैप में। ये जो है चतरा से लेके खूंटी को छोड़ देना है, रांची को लेते हुए कोल्हान परमंडल को छोड़ना है। उसके बाद इधर का जो क्षेत्र है पूरा, ये किस में आएगा? तो ये आएगा मध्य, क्योंकि ये मध्य क्षेत्र में है, और उत्तर पूर्वी भाग भी इसका शामिल है पठार का, उत्तर पूर्वी पठार। ये जो प्रदेश कहलाया ये क्षेत्र 1 है, इसका क्षेत्र 1 नाम है, और ये है मध्य व पूर्वी पठार। फिर जो दूसरा है हमारा वो है पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार में ये सारा आ जाएगा, केवल कोल्हान को छोड़ देना है। ये जो क्षेत्र है ये पश्चिम साइड में है, इसलिए ये हो गया पश्चिमी पठार। और ये जो बचा हमारा ये हो गया कोल्हान, ये हो गया इसका नाम दक्षिण पूर्वी पठार। तो आप लोग को मैप याद रखना है, उतना याद नहीं रखना है कि दक्षिण पूर्वी में क्या था, मध्य उत्तर में क्या था। केवल मैप याद रखिए कि कोल्हान को अलग कर दीजिए, पश्चिम साइड को अलग कीजिए, और मध्य व पूर्वी पठार। और इसको जो है ये क्षेत्र 3rd के अंतर्गत आता है, और ये क्षेत्र 2nd के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है। तो मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, इसको क्षेत्र 1 के नाम से जाना जाता है। चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, गिरिडीह, इतना इसके अंतर्गत आता है। वर्षा का असमान वितरण, यहाँ क्या है? वर्षा का असमान वितरण है तीनों ही क्षेत्र में। तीनों ही क्षेत्र में यहाँ पे वर्षा का असमान वितरण देखा जाता है। मानसून का देर से आना और जल्दी चले जाना, तीनों ही क्षेत्र में क्या है कि मानसून जल्दी आता है और देर से आता है और जल्दी चल जाता है। मृदा की निम्न जल धारण क्षमता, और पठारी क्षेत्र होने के कारण, और साथ ही यहाँ का जो चट्टाने हैं वो आर्कियनकालीन चट्टान है, जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है अवशिष्ट मिट्टी है, जिसके कारण यहाँ पे जल धारण क्षमता कम है। तो तीनों ही क्षेत्र में जल धारण की निम्न क्षमता है। नदी द्वारा सिंचाई, पहला और तीसरा क्षेत्र में नदी के द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो देखते हैं पहला और तीसरा क्षेत्र में। पहला और तीसरा क्षेत्र में क्या है कि नदियों के द्वारा सिंचाई, क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है, यहाँ भी नदियां पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ नदी के द्वारा सिंचाई होती है। जबकि ये जो क्षेत्र बचा तीसरा क्षेत्र, यहाँ पाट क्षेत्र होने के कारण यहाँ नदियों का जो प्रभाव होता है ये उत्तर की ओर चल जाता है या फिर दक्षिण की ओर, यहाँ पे नदियों के द्वारा सिंचाई कार्य नहीं किया जाता है। और काली मृदा तथा जलोढ़ मृदा यहाँ पाई जाती है। राजमहल साइड में काली मृदा पाई जाती है और जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है। औसत वर्षा जो यहाँ पे है वो 140 से 152 सेंटीमीटर वो क्षेत्र 1 में है, और जो क्षेत्र 2 है उसमें 142 से 155 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा होती है। यहाँ कुछ मोटा अनाज पाया जाता है जो 8 प्रकार के हैं। क्या क्या है? तो ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू। और ये सब किसमें उगाया जाता है? तो असिंचित भूमि पे
उगाया जाता है। अब देखते हैं पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार कहाँ है? तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिम साइड में पश्चिमी पठार। और यहाँ नदियों द्वारा सिंचाई नहीं होती है, क्योंकि देख लिए कि यहाँ पे नदी जो है वो उत्तर की ओर बह जाती है या फिर दक्षिण की ओर, वहाँ कोई नदी है नहीं, जिसके कारण वहाँ नहीं होती है। लेटराइट मृदा, जो ये क्षेत्र है पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ वर्षा अधिक होती है, और वर्षा जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ लेटराइट मृदा पाई जाती है। और लाल मृदा तो वैसे भी जब मृदा वाला पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि लगभग 90% झारखंड में झारखंड भूभाग पे लाल मृदा ही पाई जाती है। तो लेटराइट मृदा यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। और लाल मृदा, तापमान की अधिकता होती है परंतु नेतरहाट में न्यूनतम तापमान, यहाँ तापमान ज़्यादा होता है परंतु नेतरहाट में सबसे कम तापमान होता है। मृदा की अम्लीयता अधिक होती है, और इसमें जो है मिट्टी में अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण, और यहाँ मृदा की उर्वरता भी कम होती है सभी क्षेत्रों में। क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और 3 तीनों क्षेत्रों में यहाँ मृदा में उर्वरता कम पाई जाती है। नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा होता है, और दलहन और तिलहन। पश्चिमी पठार में सबसे ज्यादा दलहन तिलहन यहाँ प्रमुखता से पाई जाती है, और उसमें भी याद रखना है तो पलामू क्षेत्र दलहन और तिलहन के लिए मतलब विशेष रूप से वहां पाया जाता है। फिर है दक्षिण पूर्वी पठार, ये कोल्हान प्रमंडल आ जाता है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है और वनों की प्रचुरता वाला क्षेत्र है ये, यहाँ पे सारंडा वन पाया जाता है। ये सागर प्रभावित जलवायु है, और यहाँ की जलवायु क्या है? सागर से प्रभावित है, जिसके कारण यहाँ आर्द्रता अधिक होती है। तो NIDM के अनुसार 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है, जिसमें क्या हो गया? मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा में आ गया पश्चिमी पठार, और जो तीसरा है वो हो गया दक्षिण पूर्वी पठार। अब देखते हैं अयोध्या प्रसाद द्वारा झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीपीय प्रकार या फिर उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र। फिर है उप महाद्वीपीय प्रकार, जिसमें मध्यवर्ती क्षेत्र आ जाता है। फिर है डेल्टा प्रकार, जिसमें पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र। फिर सागर प्रभावित क्षेत्र, जो कि पूर्वी सिंहभूम जलवायु है क्षेत्र है। फिर आर्द्र वर्षा प्रकार, फिर तीव्र एवं सुखद प्रकार, फिर 7वां जो है वो शीत वर्षा प्रकार, और ये किसमें आ जाएगा? पाट क्षेत्र में। तो देखते हैं इसको एक बार मैप से। ये जो क्षेत्र हो गया, ये वाला, ये जो क्षेत्र हो गया, ये हो गया महाद्वीपीय प्रकार। फिर ये जो क्षेत्र बचा हमारा, ये डेल्टा प्रकार का क्षेत्र हो गया, क्योंकि इधर गंगा नदी प्रवाहित होती है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण हो जाता है। फिर ये जो क्षेत्र है ये आ जाता है उप महाद्वीपीय प्रकार। फिर जो पाट क्षेत्र है वो आ जाता है शीत वर्षा प्रकार। जो रांची वाला क्षेत्र आ जाता है वो होता है तीव्र व सुखद प्रकार। और ये जो क्षेत्र है सिमडेगा वाला क्षेत्र, ये आ जाता है हमारा आर्द्र वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा प्रकार का। और ये बचा हुआ क्षेत्र, क्योंकि ये सागर से नजदीक है, तो ये क्षेत्र आ जाता है सागर प्रभावित क्षेत्र। इस प्रकार 7 भागों प्रदेशों में इसे बांटा गया है अयोध्या प्रसाद के द्वारा। अब एक एक करके सबको देखते हैं। तो जो पहला है महाद्वीपीय प्रकार हो गया, ये उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। इसके अंतर्गत गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग का उत्तरी क्षेत्र और दुमका का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इसमें क्या है? तो ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंडा रहता है ये क्षेत्र,
और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। महाद्वीपीय प्रकार के क्षेत्र में ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंडा लगता है, जबकि गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी लगती है। शीत ऋतु में अक्सर यहाँ पे क्या होता है, कुहासा। शीत ऋतु के समय यहाँ कुहासा भी गिरता है। कारण यह है कि जो पाट क्षेत्र से बहने वाली ठंडी हवा, पाट क्षेत्र से ठंडी हवा बहती है, जिसके कारण शीत ऋतु में महाद्वीपीय प्रकार के क्षेत्र में कुहासा देखने को मिलता है। फिर ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे लू भी चलती है। कारण क्या है, बिहार का समतल मैदान उस साइड में होने के कारण बिहार से मतलब ग्रीष्म ऋतु में यहाँ लू चलती है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, और ये जो महाद्वीपीय प्रकार का क्षेत्र है वो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसका जो है औसत वर्षा 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर की तक है। तो ये सब याद नहीं रखना है, लेकिन मेंस में याद रखना पड़ेगा। उप महाद्वीपीय प्रकार ये मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है। इसमें पूर्वी लातेहार, दक्षिण चतरा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। यहाँ का जो तापमान है वो अपेक्षाकृत कम है। वर्षा जो है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होती है और ठंड भी अपेक्षाकृत कम है। और वर्षा 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच का होता है। फिर है डेल्टा प्रकार, जो कि पूर्वी संथाल परगना का क्षेत्र आता है, साहेबगंज और पाकुड़ का क्षेत्र। इसके अंतर्गत साहेबगंज और पाकुड़ का क्षेत्र आता है। पश्चिम बंगाल के नार्वेस्टर के समान यहाँ की जलवायु होती है। पश्चिम बंगाल के नार्वेस्टर के समान ही यहाँ की जलवायु होती है। तो नार्वेस्टर क्या है, उसको काल बैसाखी भी बोला जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में असम, गर्मी के समय में क्या है कि असम एवं पश्चिम बंगाल में शाम के समय गरज के साथ होने वाली जो वर्षा होती है उसे ही नार्वेस्टर कहा जाता है। और जो डेल्टा प्रकार का क्षेत्र मतलब साहेबगंज और पाकुड़ क्षेत्र में यहाँ की जलवायु नार्वेस्टर के समान ही जलवायु है। ग्रीष्म काल में वर्षा, यहाँ पे ग्रीष्म काल में वर्षा होती है जो लौटते हुए मानसून से होती है। और यहाँ पे लू और धूल भरी आंधी नहीं चलती है। लू भी नहीं यहाँ होता है, नहीं चलता है, और धूल भरी आंधी भी यहाँ नहीं देखने को मिलती है। फिर है सागर प्रभावित प्रकार, जो कि पूर्वी सिंहभूम या फिर कोल्हान वाला क्षेत्र कह सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र सागर प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ जो वर्षा की मात्रा है वो 140 सेंटीमीटर से 153 सेंटीमीटर के बीच की है। नार्वेस्टर क्षेत्र के समान यहाँ भी नार्वेस्टर, जो बंगाल, पश्चिम बंगाल के नार्वेस्टर क्षेत्र के समान ही यहाँ पे भी जलवायु है। मतलब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय गरज के साथ वर्षा होती है। मानसून के पूर्व यहाँ सामान्यतः तड़ित झांझा देखा जाता है, और मानसून से पहले भी यहाँ तड़ित झांझा देखने को मिलता है। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कराती है। और ये ग्रीष्म काल में क्या होता है, सागर के नजदीक होने के कारण जल ज्यादा वाष्पित होती है और यहाँ ज्यादा वर्षा होती है। फिर देखते हैं आर्द्र प्रकार का क्षेत्र, जो पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र है। और यह सिमडेगा एवं पश्चिम सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग है। और यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, 152 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब 152 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ वर्षा होती है। मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा इस क्षेत्र में वर्षा होती है। अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा, दोनों से यहाँ वर्षा होती है। फिर तीव्र एवं सुखद प्रकार, ये जो क्षेत्र है वो रांची हजारीबाग पठार है। रांची और हजारीबाग पठारी क्षेत्र है। और यहाँ जो वर्षा है वो लगभग 148 सेंटीमीटर है। फिर हमारा नेक्स्ट है शीत वर्षा प्रकार। ये किस में आता है, ये पाट क्षेत्र, लोहारदगा, गुमला, लातेहार। यहाँ की जलवायु रांची पठार की तरह, परंतु वर्षा अधिक होती है यहाँ सबसे ज्यादा। और रांची पठार, यहाँ की जो जलवायु है वो रांची पठार की तरह ही है, परंतु यहाँ वर्षा ज्यादा होती है पाट क्षेत्र में। अधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में, ठंडा मौसम, वर्षा ज्यादा होता है। ग्रीष्म ऋतु में मौसम क्या होता है, ठंडा होता है। और शीत ऋतु में बहुत ज्यादा ठंडा देता है। यहाँ शीत ऋतु में तापमान लगभग कितना चल जाता है, 7 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं है, 7 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे शीत ऋतु में तापमान चल जाता है। तो अयोध्या प्रसाद के अनुसार 7 कृषि जलवायु प्रदेश। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन अधिकतर केवल यही कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और झारखंड किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या लिखा गया, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र।
और भी क्वेश्चन, जिस तरह एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 6th JPSC में कि झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन था उष्णकटिबंधीय मानसून और उष्णकटिबंधीय नमी। तो आप लोगों को मारना था उष्णकटिबंधीय मानसून। तो अब हम लोग देखते हैं झारखंड में ऋतुएं, मौसम, ऋतु या मौसम। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कब से कब रहता है? तो मार्च से मध्य जून तक यहाँ ग्रीष्म ऋतु रहता है। मार्च में तापमान में वृद्धि के साथ ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाता है। मार्च महीने में तापमान में जैसे वृद्धि होती है तो उस समय ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होने लगता है तथा मई में यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है। मार्च में स्टार्ट होता है, मई में तापमान सबसे अधिक होता है और मध्य जून तक ये रहता है। झारखंड का मासिक औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये मासिक औसत तापमान है जो कि 29 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य रहता है। और हजारीबाग, रांची व नेतरहाट का जो तापमान है वह 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कम ही रहता है, कम रहता है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म महीना हो गया मई। पठारी भाग होने के कारण यहाँ लू का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने देखा जो महाद्वीपीय प्रकार का क्षेत्र है वहां पे बिहार का समतल मैदान के कारण लू का प्रकोप रहता है, लेकिन अधिकतर लू का प्रकोप कम ही रहता है। झारखंड में लू का प्रभाव कभी कभार उत्तरी भाग में देखा जाता है, जो कि हम लोगों ने अभी देखा। जमशेदपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान है और सबसे गर्म स्थान क्या हो गया? जमशेदपुर। और सबसे गर्म महीना हो गया मई। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि झारखंड के पठार का उत्तर पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण पछुआ पवन का जो प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है और वातावरण शांत बना रहता है और इसे ही काल बैसाखी कहा जाता है, नॉर्वेस्टर। यहाँ मई के महीने में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है और जिसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। और मई के महीने में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से क्या होता है? तड़ित झंझावत युक्त वर्षा होती है, मतलब बिजली के साथ साथ वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा कहा जाता है। और इसका प्रभाव झारखंड के पूर्व भाग में ही रहता है। और हम लोगों ने देखा नॉर्वेस्टर का प्रभाव किधर है? ज्यादा पूर्वी भाग में ही रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से स्टार्ट होता है और कब तक रहता है? मध्य जून तक रहता है। सबसे गर्म महीना हो गया मई महीना। सबसे गर्म स्थान हो गया जमशेदपुर। और नॉर्वेस्टर के प्रभाव से जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। अब देखते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक यहाँ रहती है। झारखंड में मध्य जून में वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। मध्य जून तक गर्मी रहती है और गर्मी जैसे खत्म वैसे क्या होता है? वर्षा ऋतु आरंभ हो जाता है। 25 मई के बाद झारखंड में मानसून पूर्व वर्षा का प्रभाव देखा जाता है और 25 मई के बाद ही मानसून आने से पहले ही वर्षा का प्रभाव देखा जाता है और इसका प्रभाव पूर्वी भाग से प्रारंभ हो जाता है। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। हाँ, तो इसे याद रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है और यहाँ मानसून की दोनों शाखाएं, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, दोनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। इसको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ ऑप्शन में अगर दोनों रहता है तो दोनों मानना है, अगर रहता है कि किसमें ज्यादा होती है तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज्यादा होती है। झारखंड के मध्यवर्ती तथा पश्चिम भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा होती है। और जो झारखंड का मध्यवर्ती क्षेत्र हो जाता है और पश्चिम भाग, उसमें दोनों बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर दोनों की शाखा के द्वारा वर्षा होती है। झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के द्वारा सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पूर्वी भाग में सिंहभूम और कोल्हान प्रमंडल आ जाता है, धनबाद बोकारो थोड़ा थोड़ा उधर वर्षा होती है। झारखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। दक्षिण से जैसे हम लोग उत्तर की ओर जाएंगे तथा पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई वाले भागों पर निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है और जो पाट क्षेत्र है वहाँ बाकी की तुलना में, मतलब जो जितने ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पे ज्यादा वर्षा होती है निम्न ऊंचाई वाली की तुलना में। झारखंड में कुल वर्षा का 80% जल वर्षा ऋतु में बरस जाता है और कुल वर्षा का 80% जल केवल वर्षा ऋतु में ही बरस जाता है। मतलब लौटते हुए मानसून से कम वर्षा होती है, जो शुरुआत में मानसून होती है उसी में ज्यादा वर्षा हो जाती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा, इसे याद रखना, 140 सेंटीमीटर है
और यह मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। यहाँ औसत वर्षा कितनी है? 140 सेंटीमीटर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि वर्षा ऋतु जो है कि मध्य जून से अक्टूबर। तो हम लोगों ने देखा कि जब दुर्गा पूजा का टाइम रहता है अक्टूबर में ही अधिकतर होता है, उस समय तक बरसात होते रहता है थोड़ा बहुत करके। और झारखंड में अधिकतर वर्षा जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा होता है और दोनों ही शाखा से होता है, लेकिन अपेक्षाकृत बंगाल की शाखा से ज्यादा होता है। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा, और नेतरहाट का जो पठार है वो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर बोले तो हजारीबाग है। स्थान अगर बोलता है तो नेतरहाट का पठार है, नेतरहाट स्थान में। लेकिन अगर जिला पूछेगा सबसे ज्यादा किस जिला में वर्षा होती है तो वो हजारीबाग। राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है, और वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर है, लेकिन औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर। और ये जो है कहीं कहीं ऑप्शन में 1400 मिलीमीटर भी दिया जा सकता है। फिर है शीत ऋतु। शीत ऋतु मतलब ठंडा का समय नवंबर से फरवरी तक रहता है, जो अभी भी हम लोग देख रहे हैं। झारखंड में नवंबर महीने में शीत ऋतु का आरंभ होता है, जो फरवरी माह तक बना रहता है। नवंबर महीने में आरंभ हो जाता है शीत ऋतु का और फरवरी माह तक बना रहता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अधिकता के कारण झारखंड में जो क्षेत्र की अधिकता है वो ऊंचाई वाले क्षेत्र ज्यादा है, कारण झारखंड में मैदानी वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। और बाकी जो मैदानी वाले क्षेत्र जैसे बिहार ये सब की तुलना में झारखंड में मैदान ज्यादा ठंड पड़ती है। इसी कारण यहाँ ठंड के मौसम का आरंभ अपेक्षाकृत पहले होता है। यही कारण है कि झारखंड में ठंड का जो मौसम है वो नवंबर में ही हो जाता है। शीत ऋतु के समय मौसम साफ सुहाना रहता है और इस दौरान तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इस दौरान तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस मौसम में उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, और उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। इस समय अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में कहीं कहीं 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पठारी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई वाले में तापमान कितना पहुंच जाता है? 3 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं कहीं पाला का प्रभाव भी देखा जाता है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी हो गया, सर्वाधिक गर्म महीना मई हो गया। इस दौरान शीतलहरी चलने पर यहाँ पाला भी गिरता है, और शीतलहरी चलता है तो यहाँ पे पाला भी गिरता है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है, मंगोलिया पॉइंट ये सबसे ज्यादा ठंडा स्थान है। और यहाँ का तापमान कितना है? ठंडा के दिन में यहाँ का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की मिट्टी।